तो द्वितीय कृषि रोड मैप जब 2012 से 17 के बीच में लागू किया गया, इसमें देखिए अभी तक हम लोगों ने पशुपालन के बारे में बात नहीं किया है, मत्स्य पालन के बारे में बात नहीं किया है, जल संसाधन के बारे में बात नहीं किया है, भूमि सुधार के बारे में बहुत नहीं किया है, पर्यावरण, वन, ऊर्जा, भंडारण, खाद्य प्रसंस्करण, इन सब चीजों के बारे में अभी तक हम लोगों ने बात नहीं किया है। लेकिन जैसे ही सेकेंड क्या कहते हैं ये द्वितीय कृषि रोड मैप लागू किया गया, इसमें क्या किया क्या कि कृषि और कृषि के जो एलाइड सेक्टर होते हैं, एलाइड सेक्टर मतलब क्या, कृषि के साथ पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, जल संसाधन हो गया, भूमि सुधार हो गया, सहकारिता हो गया, पर्यावरण हो गया, ऊर्जा हो गया, भंडारण हो गया, खाद्य सुरक्षा हो गया, खाद्य प्रसंस्करण हो गया, उसके बाद ग्रामीण पथ को भी इस कार्यक्रम में जोड़ा गया। आप बताइए कि ग्रामीण पथ का कृषि से क्या लेना देना है, जबकि इसके कार्यक्रम में ग्रामीण पथ के को भी सुदृढ़ करने का कार्यक्रम था। क्यों, कोई बता सकते हैं? सर ग्रामीण पथ अगर बोलिए कृषि परिवहन सुगम होगा सर। जी सर, वही मतलब शहरों को, मतलब शहर के गांवों को अगर मुख्य गांव से जोड़ दिया जाएगा तो फसलें जो है वो सही समय पर भंडारण ठीक के है, तो वो लिए मतलब और कि फसल जो है कि बाजार समिति तक अच्छे से पहुंचाया जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि द्वितीय कृषि रोड मैप के तहत पशुपालन, मत्स्य पालन, म्यूट कीजिए, उसके बाद फिर क्या कहते हैं जल संसाधन, लघु जल संसाधन, भूमि सुधार, सहकारिता, उसके बाद फिर खाद्य प्रसंस्करण, ग्रामीण पथ, ऊर्जा, भंडारण इत्यादि पर भी जोर दिया गया था। ठीक है, इसमें क्या किया गया कि इन सारे सेक्टर को मिला के जो है कि काम करना स्टार्ट किया इन्होंने काम करना स्टार्ट किया। द्वितीय कृषि रोडमैप के कार्यान्वयन से बहुत सारे फायदे हुए थे। उसमें जैसे कि 2012 में चावल उत्पादन के लिए, आपको पता है 2012 में चावल का जो उत्पादन था वो 224 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पे पहुंच गया था, और जो आलू का उत्पादन था वो 729 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पे चला गया था, जो कि विश्व में अपने आप में एक रिकॉर्ड था। आप देखिए कि सिर्फ और सिर्फ अभी फर्स्ट कृषि रोडमैप में क्या किया गया है, उसके मतलब कि बीज वगैरह को ही चेंज किया गया है। सेकंड कृषि रोडमैप में क्या किया गया है, जल संसाधन वगैरह की फैसिलिटी को बढ़ाया गया है, थोड़ा सा मतलब कि क्या कहते हैं कंपोस्ट वगैरह की फैसिलिटी को बढ़ाया गया। इतना ही बढ़ा देने मात्र से जो प्रोडक्टिविटी में असर पड़ा है उसको आप देखिए। ये एक आंकड़ा है, ये आंकड़ा आपको लिखा देंगे अभी कि 2012 में जो धान की खेती होती थी वो 224 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से वृद्धि हो गया था। उसके बाद जो आलू की खेती होती थी वो 729 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो है कि होने लगा था, जो विश्व में अपने आप में एक रिकॉर्ड हो गया। उसके बाद प्रथम और द्वितीय कृषि रोडमैप में, द्वितीय कृषि रोडमैप में आपको पता है कि जो एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चरल एलाइड सेक्टर है, तो एलाइड सेक्टर में दूध के उत्पादन में, मछली के उत्पादन में, मांस के उत्पादन में बहुत ही उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज किया गया है। उसके साथ साथ ही अब जितना इतना वृद्धि हो गया, आपको पता है कि पिछले साल का एक रिपोर्ट आया है कि बिहार में जो है कि बहुत ज्यादा मछली उत्पादन बढ़ा हुआ है। मछली उत्पादन और मखाना उत्पादन का रिपोर्ट था वो, क्या कहते हैं कि आंध्र प्रदेश से कुछ ही पीछे रह गया था बिहार मछली उत्पादन में। आप सोच भी नहीं सकते हैं, आंध्र प्रदेश जिसके पास के तटीय क्षेत्र है, अब बिहार जहाँ के कोई तटीय इलाका नहीं है इसके पास, उसके बाद भी इतना मछली उत्पादन कैसे हो रहा है। जब ये सब चीज हो गया तो फिर खाद्य प्रसंस्करण की नई जो इकाई होती है जिसको कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, उसको लगाने का भी कार्यक्रम जो है कि द्वितीय कृषि रोड मैप के तहत दिया गया था। द्वितीय कृषि रोड मैप के बाद जब तृतीय कृषि रोड मैप बनाया गया 2012 से 2017 से 22 तक के लिए, वो 23 तक चल गया था, लेकिन तो उसमें क्या किया गया, अभी आप देख रहे हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या किया है कि एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर के एलाइड सेक्टर को लिया है। अब इसमें फसल और बागवानी इसको लिया गया। बागवानी मतलब क्या होता है, वो पौधे वगैरह जो लगाते हैं ना, उसको भी इसमें ऐड किया गया। कृषि के लिए जो है कि बिजली आपूर्ति के लिए अलग से एग्रीकल्चरल फीडर की आवश्यकता व्यवस्था की गई। आपको पता है कि आपके गांव में जो लाइन आता है, दो तरीके का लाइन आता है। एक तो आपका जो है कि ये क्या कहते हैं घरेलू लाइन के लिए अलग फीडर है, एग्रीकल्चर वालों के लिए अलग से फीडर ही बनाया गया है। आपको पता होगा, आप अपने बाजार में जाके देखिएगा खेत में, तो वहां भी गांव मतलब पूरे बाजार में तार वार खींच दिया है, वहां अलग ट्रांसफार्मर बैठा हुआ है, उसका बिजली रेट बहुत सस्ता है, एग्रीकल्चरल फीडर की व्यवस्था की गई, और 80 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से सब्सिडाइज्ड बिजली बिहार के किसानों को आज हर खेत तक बिजली मिल रहा है। अब देखे है ना आसपास के गांव में जाके, जितना तार आपके घर में नहीं खींचा है उससे ज्यादा तार वो गांव में खींचा हुआ है, वो बाजार में है और ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, और उसमें बिजली तो उसके अलावा सर वो मोटर उटर भी खरीदने के लिए सब्सिडी, मोटर वोटर खरीदने के लिए भी सब्सिडी दिया गया है। 50%। हाँ तो इसमें देखिए एग्रीकल्चरल फीडर को भी लाया गया,
और उसके बाद जो है कि क्या कहते हैं, दूध, मांस, अंडा और मछली, इसके उत्पादन में भी जो है कि इसको भी जोड़ दिया गया था बहुत अच्छी तरीके से। इस पे क्रियान्वयन स्टार्ट किया गया था। वृहत सिंचाई और लघु सिंचाई दोनों का क्षमता में विस्तार करने का काम बात किया गया। वृहत सिंचाई मतलब क्या, नहर का विकास कर देगा, उससे जो है कि जो सिंचाई होगा, तटबंध बना देगा, उससे जो सिंचाई होगा। लघु सिंचाई में क्या, यही सब है कि एग्रीकल्चर फीडर बना दीजिए, उसके बाद 60% तक सब्सिडी दे दीजिए मोटर खरीदने के लिए। और इससे क्या हुआ कि सिंचाई का क्षमता में जब वृद्धि किया गया तो इसका सीधा लाभ किसान के उत्पादन पे पड़ा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए पानी नहीं रहेगा, सूखा पड़ जाएगा तो क्या करेगा। उसके बाद गंगा के जो तटवर्ती क्षेत्र, आपको पता है कि बिहार में 12 जिले ऐसे हैं जिसके कि बगल से गंगा गुजरती है। तो जो भी तटवर्ती क्षेत्र थे वहां पे गंगा के जल से जो है कि खेती में इसको सिंचाई के लिए पानी का उपलब्ध करवाया गया है। उसके बाद एक जो तृतीय कृषि रोड में दिया गया कि सहकारिता, कोऑपरेटिव समझते हैं सहकारिता। जी। हाँ, तो कोऑपरेटिव को मतलब कि सबलता प्रदान किया गया है इसमें। कोऑपरेटिव के माध्यम से जो है कि किसानों को जोड़ा गया, उससे जो है कि उसको वित्त का व्यवस्था मिल जाता है और साथ के साथ अपना जो थोड़ा सा आमदनी होता है उसको मतलब कि लेने देने में काम आता है। आपको पता होगा हर गांव में समिति चलते रहता है, ये सब बहुत डिटेल में बताने की आवश्यकता नहीं है। सब्जी के लिए जो है कि त्रिस्तरीय सहकारी संघ बनाया गया था सब्जी के मार्केटिंग के लिए। क्यों? क्योंकि सब्जी का उत्पादन हो जाएगा तो उसको बेचना भी तो है। तो सब्जी उत्पादक किसानों को जो है कि उचित मूल्य प्राप्त हो, उसके लिए त्रिस्तरीय सहकारी तंत्र बनाया गया। बाजार समिति तो एबॉलिश कर दिया गया है, लेकिन जहां जहां भी सब्जी मंडी है वहां तक पहुंचाने के लिए जो है कि ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क पथों का विस्तार किया गया है। ये तृतीय कृषि रोड मैप में इसको लाया गया है। उसके बाद जो 7 निश्चय पार्ट 2 है उसमें आपको पता होगा कि जो ग्रामीण संपर्क पथ है, पहले क्या था, ग्रामीण संपर्क पत्र 10,000 के आबादी वाले गांव को मिलता था, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। उसके बाद फिर क्या आया, मुख्यमंत्री ग्राम टोला संपर्क योजना। तो जहां प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना नहीं पहुंचा वहां पे पहुंचा मुख्यमंत्री टोला संपर्क योजना। उसके बाद फिर वो आया मुख्यमंत्री बसावट संपर्क योजना। इस बार जो आया है 7 निश्चय पार्ट 2 में, उसमें है क्या है कि हाट बाजार इत्यादि को भी ये पक्की सड़क से, जो पीसीसी ढलाई वाला सड़क होता है, उससे जोड़ने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो इससे क्या होगा, कृषि बाजार के प्रांगण तक सड़क चला गया, आधारभूत संरचना का विकास किया गया और इससे जो है कि सब्जी उत्पादक किसानों को काफी लाभ मिला। जब आप बढ़ेंगे इसको इकोनॉमिक सर्वे को, उसमें दिया रहता है कि अमरूद के उत्पादन में कौन, आलू के उत्पादन में कौन, मछली के उत्पादन में कौन, उसके बाद फिर क्या कहते हैं प्याज के उत्पादन में कौन आगे, दिया रहता है ना, कद्दू के उत्पादन में कौन आगे। जी। हाँ, हाँ, तो ये इसका भी सारा डाटा आपको पता होगा कि नालंदा वगैरह किसान को इसको बहुत फायदा मिला था इससे। उसके बाद जो है कि कृषि रोड मैप लागू होने में जो व्यय किया गया था 2017 से 22 में, 5 वर्ष में 1.54 लाख करोड़ रुपए का व्यय किया गया था। इसके माध्यम से जो है कि इंद्रधनुषी क्रांति को भी लाने का प्रयास किया गया था ताकि किसानों की आय में वृद्धि हो और जो है कि बिहार के एक व्यंजन को प्रत्येक भारतवर्ष के मतलब कि भारतवासी के थाली में पहुंचाने का जो है कि प्रयास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट आपको पता होना चाहिए कि हर व्यक्ति को कम से कम बिहार का एक व्यंजन तो मिल ही जाए भारत में खाने के लिए। हर व्यक्ति के थाली में एक हाँ, बिहारी व्यंजन। हाँ, एक बिहारी व्यंजन हो, ऐसा मतलब कि बोला गया है। तो कृषि रोडमैप के माध्यम से जो है कि कई सारे लक्ष्य रखे गए थे। जो हर कृषि रोडमैप का ये लक्ष्य था, किसानों की आमदनी में वृद्धि, दूसरा खाद्य सुरक्षा, तीसरा पोषण सुरक्षा, रोजगार का सृजन, मजदूरों के पलायन को रोकना, कृषि तथा समावेशी आधार पर जो है कि महिलाओं के व्यापक भागीदारी को बढ़ाना ताकि महिला जो बेरोजगार बैठी रहती हैं उसको भी रोजगार मिले, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हो सके इससे, और प्रत्येक भारतीय के थाली में बिहार का एक व्यंजन हो, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित कराना जो है कि ये कृषि रोडमैप का लक्ष्य रखा गया। अब क्या हुआ, कृषि रोडमैप के लागू होने से मार्केट में बिहार के किसानों को कुछ कुछ लाभ मिलने लगा, फसल उत्पादन में वृद्धि हो गई। जब फसल उत्पादन में वृद्धि हो गई तो फिर जो है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के ऊपर अच्छा खासा काम किया है। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के ऊपर क्या होता है, पहले कृषि विपणन एक शब्द आता है। कृषि विपणन को अगर डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे, कोई बता सकते हैं? व्हाट इज एग्रीकल्चर मार्केटिंग, कृषि विपणन क्या होता है? ये टॉपिक आपको सर, पढ़ने के लिए। हाँ, बताइए। जो कृषिगत जो उत्पाद है उसे हम्म खेत से लेकर अंतिम जो उपभोक्ता है वहां तक पहुंचाना कृषि विपणन कहलाता है। जो कृषिगत उत्पाद है उन सभी गतिविधियों को इसमें शामिल किया जाएगा, चाहे वो एजेंसी हो चाहे नीति हो, कोई भी, कि किसानों के यस। खेत से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक उत्पाद को कैसे पहुंचाया जाए, उत्पाद को कैसे पहुंचाया जाए, इस पूरे एक्टिविटी को जो है कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग ही बोला जाता है, कृषिगत विपणन बोला जाता है।
इसके अंतर्गत जो है कि कई प्रकार की क्रियाएं होती हैं, जैसे कि फसल का उगाना, फसल को काटना, उसके बाद फिर फसल के उत्पादन को श्रेणीकरण करना, उसके बाद उसकी पैकेजिंग करना, उसका परिवहन करना, उसका भंडारण करना, उसका विज्ञापन करना, उसका वितरण करना और उसका विक्रय करना। ये जितनी भी एक्टिविटीज हैं, आपको अगर लिखने के लिए दिया जाए तो कुछ तो लिखने के लिए आपके पास शब्द होने चाहिए ना। तो किसान के खेतों से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक किस फसल को पहुंचाना ही कृषि विपणन कहलाता है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग उसी को बोलते हैं। इसके तहत जो है कि सारी गतिविधियां एक साथ आ जाएंगी, जैसे फसल को उगाना हो गया, काटना हो गया, उसके बाद फिर मतलब कि फसल को श्रेणीकरण करना कि कौन सा आलू बड़ा है, कौन सा आलू छोटा है, कौन सा चिप्स बनने के लिए जाएगा, कौन सा सब्जी कटने के लिए जाएगा, उसका उसका पैकेजिंग करेगा, उसका परिवहन करेगा, भंडारण करेगा, उसका विज्ञापन का जरूरत पड़ेगा तो विज्ञापन भी करेगा, फिर उसका बिक्री भी करेगा। ये जितनी भी उसमें एक्टिविटीज होती हैं सारे के सारे जो है कि एग्रीकल्चर मार्केट कृषिगत विपणन के अंतर्गत। मेगा फूड पार्क बनाया गया था। हाँ, आ रहे हैं उस पर जहाँ जहाँ मेगा फूड पार्क बनाया गया है उस सारे पे आ रहे हैं, कितना कितना सब्सिडी मिला है, सब पे आ रहे हैं। ठीक है, होता क्या था इससे पहले की व्यवस्था क्या थी हमारे यहाँ की? ये जो भारतीय किसान थे वो कृषि उत्पाद को गांव में ही किसी व्यापारी को या साहूकार को या महाजन को बेच देते थे। वो मतलब कि बेसिस बेचने के लिए वो कहाँ तक जा सकता था? जो लोकल हाट लगता था गांव में उसके पास पहुंच सकता था, मंडियों पर भी वो नहीं जा पाता था। अगर कृषि मंडी था भी आसपास में तो वहां पे उसको शुल्क देने पड़ते थे। शुल्क देना पड़ता था। आपको बताता हूँ मैं पूर्णिया की एक कहानी। होता क्या था कि मक्का पूर्णिया के क्षेत्र में काफी होता है। वहां पे पूर्णिया में जो है कि मक्का की मंडी है, क्या तो नाम है उस क्षेत्र का, ठीक है। तो वहां पे आप जब किसान जो मक्के बेचने के लिए जाता था तो उसको डायरेक्ट जो बिचौलिया था, बीच का जो मिडिल मैन था, वो उसको बेचने ही नहीं देता था। आप आपका ट्रैक्टर मक्का से लदा हुआ रखा हुआ है, आप बेचने के लिए जाएंगे तो जो आड़तिया होता है, उसको आड़त में जो बैठता है उसको आड़तिया बोला जाता है। तो जो मंडी में व्यापारी है, व्यापारी से डायरेक्ट आपको नहीं बेचने देगा। वो बिचौलिया आपसे आपके ट्रैक्टर से बोलेगा कि हाँ जो है कि 1500 रुपया क्विंटल के हिसाब से हमको दीजिए, और आपके आंख के सामने ही उस मक्का को फिर वो बेचेगा तो 2200 रुपया क्विंटल में बेचेगा। तो कई बार किसान जो है कि संघर्ष कर रहे थे, भाई तुम मिडिल मैन कौन होते हो लेने वाले, हम बेचेंगे इस व्यापारी को, और वो बेचने ही नहीं देता था। कई बार पूर्णिया के उस बाजार समिति में गोलीबारी भी हुआ इस मामले को लेकर। ये बहुत ही बेकार स्थिति था बाजार समिति जहां जहां भी था। इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2003 में ही, मतलब 2004 में जैसे ही वो आए थे, सबसे पहला काम किया था, जो बाजार समिति का कॉन्सेप्ट था, पूरे बाजार समिति के कॉन्सेप्ट को ही खत्म कर दिया। बाजार समिति का एक्ट था उसको पूरी तरीके से निरस्त कर दिया था उन्होंने। अभी आएंगे इस पे कि कैसे कैसे इस पे बहुत परेशानी होती है। तो उसमें रूल था कि आप जिस क्षेत्र के किसान हैं आप उसी क्षेत्र के मंडी में बेच सकते हैं। अब वहां तो मंडी का मनमानी चल रहा है। उसके बाद आड़त में जाइए बेचने के लिए, उसका टैक्स भी 75 तरीके का लगता था। ठीक है, तो ये कैसी दोषपूर्ण व्यवस्था थी? सबसे पहले जानते हैं कि क्या दोष था, क्या प्रॉब्लम होता था, उसके बाद उसका निदान कैसे नीतीश कुमार जी ने किया है उसको जानेंगे। तो आप बताइए कि कृषि जो विपणन है, जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम था ये मध्यस्थताओं की बड़ी संख्या थी। जो बिचौलिए होते थे ना बीच में, बहुत ज्यादा वो टैक्स लेते थे और वो मनमाने रेट पे खरीदते थे, फिर वो बेच देते थे। उसके बाद जो है कि आड़त का शुल्क भी बहुत लगता था। उसके बाद जो है कि मूल्य संबंधी सूचनाओं का अभाव रहता था किसानों के पास। अब उसके बाद क्या हो सकता है, किसानों पे जो है कि क्या कहते हैं, ऋण का भार बहुत होता था। दोषपूर्ण संग्रह व्यवस्था था उसका, मतलब कि आपका माल कहाँ लेगा नहीं लेगा। तो उसके लिए नीतीश कुमार ने कुछ दिमाग लगाया, क्या करना चाहिए किसानों। एक तो किसान को उत्पादन नहीं होता है, उत्पादन होता भी है जितना बेचारे को, तो उसका भी ये लोग मिडिल मैन पैसा खा जाते हैं। तो किसान को कैसे मिलना चाहिए व्यवस्था, उसके लिए क्या क्या दिमाग लगाया गया। तो मंडी में ये सुधार। हाँ बोलो। कि किसी चीज का सही मूल्य क्या है इसका भी पता नहीं होता है ना किसानों को। हाँ, तो वही तो कुछ है। चीजें वो सर न्यूनतम समर्थन मूल्य सब कुछ चीजों का है, बट कुछ चीजों का नहीं है, तो ऐसे में पता भी नहीं चल पाता है किसान का कि उसका जो सही मूल्य है वो क्या है। तो इससे तो भी वही जो कहीं एपीएमसी कानून था ना, उसको मतलब कि बिहार में तो बहुत पहले ही मतलब कि क्या कहते हैं, बाजार समिति अधिनियम था, उसको खत्म करके कृषि उत्पादन विपणन समिति अधिनियम 2003 में लाया गया था। ठीक है, उस पर आएंगे, उसका जिक्र करेंगे कैसे कैसे क्या किया गया था। तो सबसे पहले अगर मतलब कि कृषि मंडी में सुधार का उपाय करना हो तो क्या क्या करना होगा। तो नियमित मंडियों की स्थापना करनी होगी। बाजार समिति में जो बिचौलिए हैं उसको हटाना पड़ेगा। हर जगह लोकल मंडी में आप किसानों को मंडी उपलब्ध करवाइए। एक राष्ट्रीय आप बाजार बनाइए जिसमें कि हर मंडी में दाम फिक्स हो कि मक्का अगर बिकेगा 1800 रुपया क्विंटल तो 1800 रुपया क्विंटल। उसके बाद कृषिगत उत्पादों को श्रेणीकरण करना होगा ना, कि कौन सा मक्का अच्छे क्वालिटी का है, कौन सा मतलब कि लो क्वालिटी का माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद किसान को बाजार से संबंधित सूचना भी उपलब्ध करवाना पड़ेगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के मामले में किसान को बहुत जो है कि कम नॉलेज है।
उसके बाद क्या सर करना ग्रेडिंग पड़ेगा? उसको क्या? जो छांटने की जो व्यवस्था उसको ग्रेडिंग कहते हैं ना। हम्म। ग्रेडिंग करना होता है, उसको मानकीकरण बोला जाता है। श्रेणीकरण, विभाजनीकरण और मानकीकरण हिंदी में उसको बोलते हैं, ग्रेडिंग बोला जाता है। यातायात की सुविधाओं का विकास करना पड़ेगा। उसका जो है कि माप तौल का जो बाट होता है, मानक बाट का विकास करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद उचित किसान कृषिगत उत्पादों का उचित भंडारण की व्यवस्था करवानी पड़ेगी। क्योंकि ये सब पॉइंट आपको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि जब आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो पॉइंट आपको मिलेगा ही नहीं। इसलिए छोटे छोटे पॉइंट को भी निकाल के हम आपको बता दे रहे हैं। उसके बाद जो है कि उचित न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को मिले, सरकारी खरीद की उचित व्यवस्था जब सुनिश्चित हो, जब ये सब हो जाएगा तभी तो किसान का उत्पाद जो है कि सही तरीके से बिक सकेगा। तो उसके बाद क्या किया गया कि कृषि उत्पाद विपणन अधिनियम 2003 लाया गया। जो बाजार समिति था, बाजार समिति में एक रूल होता था कि आप जैसे कि पूर्णिया के लोग हैं तो पूर्णिया की बाजार समिति जो आपका लोकल बाजार समिति है उसी में बेच सकते हैं, दूसरी जगह आप बेच नहीं सकते हैं। पहले तो कानून यही था। उन्होंने क्या किया, सारे के सारे कानून को निरस्त कर दिया। जो जिस मंडी में आपको जाके बेचना है बेचिए, बिचौलिया वहां पे कोई नहीं रहेगा। किसी को लाइसेंस दिया ही नहीं इस बार। ठीक है, व्यापारी आएगा और आप अपना सामान बेचिए। जो मंडी में होता था लाइसेंस खत्म करके रजिस्ट्रेशन का सिस्टम ला दिया। मंडी का फीस है कि 1 रुपया किलो या मतलब 50 पैसे किलो, इसी तरीके से कुछ फीस लगेगा। इससे ज्यादा कोई फीस ले नहीं सकता है। ठीक है। बिचौलियों को पूरी तरीके से निरस्त करवाया गया। आप सब लोग हटिए और जिसको मतलब पूर्णिया का व्यक्ति है उसको खगड़िया के मंडी में बेचना, जाके आराम से बेचिए। कोई मतलब नहीं है कि आप कहाँ के रहने वाले, नहीं रहने वाले। तो इससे क्या हुआ कि किसान को थोड़ा सा राहत मिल गया। उसके बाद फिर मॉडल एपीएमसी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, कृषि उपज एवं विपणन समिति बनाया गया। ठीक है। उस समिति में क्या किया गया, उपभोक्ताओं और किसानों के लिए जो है कि एक पैलेस बनाया गया कि आप किसान यहाँ पे आकर के अपना प्रोड्यूस बेचेंगे और यहाँ पे व्यापारी जमा होंगे और जो है कि उसका सामान खरीदा जाएगा। उसके बाद मध्यवर्ती जो व्यक्ति थे उसको तो हटा ही दिया गया। सीधे ठेका दे ले सकते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां आ सकती है, वहां पे कहीं से भी कंपनी आ सकती है खरीदने के लिए, कोई कोई मना ही नहीं है किसी को। जो खरीदने के लिए आ रहा है उसको भी मतलब कि 25 पैसा टैक्स लग रहा है, जो बेचने के लिए भी जा रहा है उसको भी 50 पैसा पर किलो के हिसाब से टैक्स लग जा रहा है। मंडी का देख रख रखाव हो जा रहा है, बात खत्म है, काम खत्म हो गया। बिचौलिया रह के क्या करेगा। उसके बाद क्या हुआ कि बाजार के लोगों को जो लाइसेंस था वो सबका लाइसेंस रद्द करके उसको पंजीकरण कर दिया गया, रजिस्ट्रेशन लीजिए। उसके बाद क्या हुआ कि बाजार के क्षेत्र में जो उत्पादन बिकता था बिकता ही था। बाजार के बाहर भी अगर आपको उत्पादन बेचना है, किसी कंपनी से जाकर के बात करना है, कंपनी से जाइए, बात कीजिए, अपना सामान 10 किसान 20 किसान मिलकर भी बात कर सकते हैं, अपना सामान उसको बाजार के बाहर भी जाके बेच सकते हैं। पहले ये फैसिलिटी ही नहीं थी कि बाजार के बाहर जाके आप बेच सकते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था, ऐसा कानून जो है कि था यहाँ पे। और ये कानून लाने का कारण क्या था ये भी बता देते हैं कि हुआ क्या था कि 1960-70 के दशक में, चूंकि वही चलता था, जमींदारी वाला सिस्टम था, सारे लोग गरीब किसान थे, तो साहूकार लोग क्या करते थे कि उसको पैसा देते थे, कृषि एग्रीकल्चरल ऋण। और जब ऋण देते थे तो जैसे ही किसान का उत्पाद होता था, वो उत्पाद क्या करता था कि साहूकार जाकर के हड़प लेता था कि हम तो तुमको इतना पैसा दिए हैं। सब किसान मूर्ख रहता था बेचारा, करे तो करे क्या। फिर देखा कि सब किसानों की हालत तो बहुत खराब होते जा रही है। ये साहूकार लोग उसको कुछ पैसे देते हैं मतलब फसल लगाने से पहले, और फसल जब उग जाता है तो मैक्सिमम फसल तो ये लोग ले लेते हैं। तो 1960 के दशक में ये केंद्र सरकार ने ही कानून बनाया था कि फसल आप किसी को बेच ही नहीं सकते हैं, बेचना है तो मंडी में जाके बेचिए। तो साहूकार ले ही नहीं सकता है, अगर उसके पास लिया तो उसको दिखाना पड़ेगा आप किस खेत में उपजाए थे, नहीं तो इलीगल हो जाएगा। तो फिर अब वो चूंकि समस्या खत्म हो गई, साहूकारों वाली समस्या तो बिल्कुल भी नहीं रही है, इसलिए जो है कि इस कानून को खत्म कर दिया गया। उसके बाद जो है कि नरेंद्र मोदी साहब ने क्या किया 2015 में, 14 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय ई नाम लाया था ना, जानते हैं यस क्या सर, है ये? बताओ। सर जी सही ना। ट्रेंडिंग ऑनलाइन इसमें सर आप मतलब घर बैठे आप मतलब कि ऑनलाइन देख सकते हैं कि किस मंडी में मतलब जो उत्पादन है उसका कितना रेट चल रहा है। आप उस पे कंपेयर कर सकते हैं और आपको जहाँ सुविधा हो वहां पर आप अपना बेच सकते हैं जाकर। बिल्कुल। देखिए, कितनी ये सब्सिडी मिल रही 14 है अप्रैल किस चीज पर, ये 2016 को सारा सब कुछ। ई नाम लाया गया था, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ठीक है। इसका टैगलाइन था उत्तम फसल उत्तम इनाम। अब समझिए कि मंडी की व्यवस्था पूरे देश में लागू थी। ठीक है। अब क्या किया गया कि आपको हरियाणा की मंडी में उचित दाम मिल रहा है, ऑनलाइन बैठे बैठे देख लीजिए और यहाँ से बुक कर लीजिए, हरियाणा की मंडी में हमको सामान बेचना है, अपना फसल लेके जाइए हरियाणा में बेच लीजिए। आपको लग रहा है कि पंजाब की मंडी में बढ़िया बिक रहा है, मतलब देश के किसी भी मंडी में आपको बेचना, या देश के किसी भी मंडी में आसपास के मंडी में कितना रेट चल रहा है आपको पता चल जाएगा ऑनलाइन बैठे बैठे ही। वहां जैसे शेयर बाजार चलते रहता है ना, वैसे उसका रेट चलते रहता है।
कि आज धान का रेट इतना है, गेहूं का रेट इतना है, मक्के का रेट इतना है, ठीक है, प्याज का रेट इतना चल रहा है। आप किसी भी मंडी को देख सकते हैं, मंडी का फी बहुत कम है, ऑनलाइन फी सारा चीज जमा होता है, ऑनलाइन रसीद कट जाता है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि देश के लगभग लगभग जितने भी मंडी थे सबको धीरे धीरे ऑनलाइन जोड़ दिया गया। तो इससे किसानों को बहुत फायदा हुआ। अब देखिए, एक वर्चुअल बाजार ही क्रिएट हो गया है। मतलब वर्चुअल बाजार सिर्फ वर्चुअल नहीं है, बल्कि फिजिकल फॉर्म में भी वो अवेलेबल है। आप जब जाके बेचेंगे तो वहां पे आप बेच सकते हैं, वर्चुअली रूप से आप देख सकते हैं। अब देखिए इससे फायदा क्या हुआ कि खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों को एक जगह मिल गया। अब खरीदने वाले, मान लो कि कोई पेप्सी वाला है जो कि चिप्स बनाएगा, उसको लग रहा है कि जो आलू का रेट है इस बार पंजाब में बड़ा सस्ता है, पंजाब के मार्केट में चला जाएगा, वहां से खरीद के लेके चले आएगा। तो खरीदने वाले को भी तो आसान हो गया। उसको लगेगा कि मक्के का रेट जो है कि बिहार में सस्ता मिल रहा है, इथेनॉल बनाना है, तो बिहार में आएगा, पूर्णिया के क्षेत्र में मक्का खरीद के चला जाएगा यहाँ से। तो ये जो है कि राष्ट्रीय कृषि बाजार इसको बोला जाता है, इन्होंने लाया था, और इसके माध्यम से कृषि उत्पाद को बेचने और खरीदने में दोनों ही आसानी हुई। पूरे के पूरे देश के सभी मंडियों को एक राष्ट्रीय नेटवर्क से जोड़ दिया गया। सबको ये जो है कि मूल्य संबंधी सूचना प्राप्त होने लगे, और मूल्य संबंधी जो विषमता होता था, किस मंडी में ये रेट चल रहा है, उस मंडी में वो रेट चल रहा है, वो धीरे धीरे जो है कि वो खत्म हो गया। उसके बाद कृषि उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए और भी बहुत सारे उपाय माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था। 2-4 उपाय बता सकते हैं हम? कम से कम 10-12 उपाय बताएंगे। बताइए पहले आप लोग, जितना उपाय जानते हैं बता दीजिए। ये लिखने में काम आएगा, आपको पॉइंट पता रहना चाहिए। तो बोलो, जो जो बोलना है बोलते जाओ। बढ़ावा देने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए आप क्या क्या उपाय बताएंगे? सबसे पहले तो सर उन्नत सर बीज कुछ उसका लॉजिस्टिक पार्क का भी निर्माण किया गया था, जैसे कि आ रहे नालंदा में सब्जी का जो का मंडी का वृद्धि से वो अरे लॉजिस्टिक पार्क। कटिहार में है, वहाँ पे लॉजिस्टिक पार्क बनाया गया है, चावल मिल उद्योग बनाया जी गया है, सर, जूट और मिल उसके उद्योग लिए बनाया साइलो गया है, गोदाम वगैरह साइलो भंडारण गोदाम के बनाया लिए। गया है, शीतल जी गृह सर, योजना लाया गया है, फूड पार्क योजना जी लाया गया सर, है। उसमें फूड 30 पार्क की योजना सर वही सब मुजफ्फरपुर पे के आ रहे हैं। मोतीपुर में। कृषि आधारित उद्योग जब पढ़ाना स्टार्ट करेंगे अभी तुरंत ना, उसमें पढ़ाएंगे, इसको सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाने दीजिए ना। जी 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 सर, कृषि आधारित उद्योग भी तो पढ़ाना है बिहार में। तो कृषि का उत्पादन हो गया, उत्पादन को बढ़ाने के तरीके, मंडी हो गया, उत्पादन के बढ़ाने को तरीके, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा ना। बताइए, कुछ बोलना है तो बोलिए। वो आएंगे उस पर कि किस तरीके से 5 करोड़ जो है कि सब्सिडी मिलता है जब आप क्या कहते हैं शीतल गृह योजना के तहत से, वो क्या कहते हैं उसको, कोल्ड स्टोरेज खोलते हैं, तो उस पर आएंगे। ठीक, जी सर खगड़िया, रोहतास, बक्सर, ये सब में फूड पार्क, सैलो गोदाम सब जगह बना है, हमको भी पता है। ठीक है, देखिए, सिंचाई पर जोर दिया गया सर। फिर हाँ हाँ ठीक है। सर जल जीवन हरियाली का भी कुछ इसमें ये था सर, ये उसमें पौधा वगैरह लगाना है इतना सारा। उनमें कृषि उत्पादन से उसका डायरेक्ट तो लिंक नहीं है। जल जीवन हरियाली जो है कि जल संग्रह के लिए है। जी सर, कुसुम भी योजना से निकाया हाँ कुसुम कुसुम योजना योजना से केंद्र सरकार का है, बिहार सरकार का नहीं है। बिहार का नहीं है। हम्म, बिहार का सर है विद्युत वाला एक है बिहार का सर योजना। एग्रीकल्चर फीडर, जो बताया मैंने कि 80 पैसे पर यूनिट के बीच से बिजली मिलता है। जी सर देखो, कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए अगर पॉइंट लिखना पड़े ना, तो आप 10-12 पॉइंट लिखिएगा कि भूमि सुधार का बेहतर क्रियान्वयन करना होगा, सिंचाई प्रणाली में भी व्यापक सुधार करना होगा, उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग करना होगा, भूमि और जल संसाधन का जो है कि समन्वित प्रबंधन करना होगा। उसके बाद फिर रासायनिक और जैविक उर्वरकों का उचित प्रयोग करना पड़ेगा, कीटनाशकों का प्रयोग करना पड़ेगा, कृषि साख की सुविधा को विस्तार करना होगा, जो एग्रीकल्चरल ऋण होता है ना, उसके बाद विपणन की सुविधाएं, जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग की सुविधाएं, उसमें विस्तार करना पड़ेगा। कृषि के क्षेत्र में मैकेनाइजेशन करना पड़ेगा, कृषि यांत्रिकरण का बढ़ावा देना होता है जिसको बोलते हैं, उसको करना पड़ेगा। कृषि के क्षेत्र में जो है कि एडवांस टेक्नोलॉजी को लाना पड़ेगा। उसके बाद कृषि के क्षेत्र में जो रिसर्च है, शोध अनुसंधान है, उसको बढ़ावा देना पड़ेगा। किसानों को भी प्रशिक्षित करना पड़ेगा, उन्हें प्रेरणा भी देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे किसान अब खेती करना ही नहीं चाहते हैं। जब से 5 किलो अनाज मिलने लगा है तब से तो और भी नहीं करना चाहते हैं। जो फसल की गहनता है, और जो क्या कहते हैं बहु मल्टी क्रॉप सिस्टम है, जैसे कि मोनोकल्चर आज के समय में बिहार में बहुत ज्यादा है, कि एक खेत है उसमें वही धान वही गेहूं लग रहा है, तो उसको जो है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में जाना होगा। जीरो टिलेज फार्मिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको अपनाने पड़ेगा। जानते हैं जीरो टिलेज फार्मिंग क्या होता है? बताइए। सर वो शून्य बजट वाला कृषि जो नहीं, होता है वही वो वो। जीरो बजट फार्मिंग अलग चीज है, जीरो टिलेज फार्मिंग अलग कॉन्सेप्ट। अच्छा, ठीक है, बताइए।
पीटी की दृष्टि से ये सब इम्पोर्टेंट है, मेंस में तो बहुत काम नहीं करता है। पीटी में ये सब पूछा जाता है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होते हैं। जीरो टिलेज फार्मिंग बताओ, कोई जानते हो? जी समझ ही नहीं आ रहा था, तो बता दीजिए। देखो होता क्या है, जैसे कि हम खेत को जब जोतते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि उसमें जो पानी होता है वो धीरे धीरे उड़ जाता है, क्योंकि वो कैसे का नली का कॉन्सेप्ट आपको पता है। तो जीरो टिलेज फार्मिंग का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि खेत से जैसे एक फसल को आपने काट के साफ कर दिया, खेत को मत जोतिए 1 साल के लिए, ठीक है। जैसे कि जब धान कट जाता है शायद, तो उसको उस खेत को बिना जोते ही अगर हम तीसी एक फसल होता है, जैसे कि वो क्या कहते हैं, सरसों नहीं होता है, वो छोटा छोटा एक फसल होता है, उसको अगर आप ऐसे ही छिड़क दीजिएगा ना, तो वो उग जाता है बिना जोते। उससे क्या होता है कि खेत की नमी और खेत में जो क्या कहते हैं वो कीड़े मकोड़े रहते हैं ना, उसकी उपलब्धता बरकरार रहती है। उससे क्या होता है कि खेत का जो उर्वरकता होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट कहलाता है जीरो टिलेज फार्मिंग। आपको पता होगा कि जैसे ब्रिटेन वगैरह में या अमेरिका वगैरह में क्या होता है कि जैसे कि 2 साल खेती कर लिए ना, 3 साल, तो 1 साल खेत को परती छोड़ दीजिए, कुछ मत उगाइए उसके ऊपर, उसको यूं ही रहने दीजिए। तो उससे क्या होता है कि खेत की जो उर्वरा शक्ति होती है वो नेचुरली फिर से वो क्या करते हैं, रिस्टोर कर लेते हैं। इसी तरीके का कॉन्सेप्ट है कि जैसे कि धान के फसल को काट लीजिए, उसके बाद तीसी को छीट दीजिए खेत में, और कुछ मत कीजिए ना, मत जोतना, उसको जोतना नहीं है, ठीक है। उसमें कोई ट्रैक्टर या हल नहीं चलाना है। अभी अभी सर ऐसा ही कुछ कंसेप्ट आया है, अभी करंट का ही न्यूज है हाँ कि जैसे दिल्ली में वो लोग वो सब मतलब वो सब जो जलाते थे ना पराली वगैरह जो, हाँ हाँ। तो अभी एक कोई किसान है, उन्होंने ऐसा मतलब किया है कुछ कि वो क्या किया कि पराली को जलाया ही नहीं, खेत में ऐसे ही छोड़ दिया, और फिर वो खेत में ही सड़ गया पराली, और फिर उसके ऊपर से नया खेती लगा दिया। देखो वो उसके एक लिए तरह से उसका जो खाद बन गया सर, और आई वो जलाने से भी जी। ICAR है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, जो कि दिल्ली में है। उन्होंने एक लिक्विड का जो है कि क्या कहते हैं शोध करके निकाला है। उस जैसे पराली आप जो होता है ना, जो मतलब कि जो उसको पुआल बोलते हैं हम लोग गाँव के भाषा में, वो जब खेत में छोड़ देता है तो उसको कुछ नहीं करना रहता है। आप उस लिक्विड को लेकर के जाके खेत में छिड़क दीजिए, वो धीरे धीरे पराली अपने आप जो है कि गल जाएगा। गल जाने के बाद खेत में ही सड़ जाएगा, सड़ने के बाद वर्मी कंपोस्ट जो है कि खेत में ऑटोमेटिकली बन जाता है, जिससे कि किसान को फिर दूसरा फसल लगाने में बड़ा आसानी होता है, और जलाने के बाद प्रदूषण की जो समस्या होती थी उससे भी मुक्ति मिल जाता था। ये लिक्विड जो है कि ICAR दिल्ली ने ही बनाया, ठीक है। उसके बाद और मतलब कि फसल से संबंधित सुधार गतिविधियों में क्या करना होगा कि कृषि पर जो जनसंख्या का मतलब कि बोझ है बहुत ज्यादा है। आपको पता है 77% लोग जो है कि आबादी अभी भी कृषि पर निर्भर है बिहार में, उसको कम करना पड़ेगा। कृषि संबंधित गतिविधियों को बेहतर प्रबंधन करना पड़ेगा। तो अब उसके बेहतर प्रबंधन के लिए क्या करना पड़ेगा कि कृषि आधारित उद्योग का विकास करना पड़ेगा। अब आपको बताते हैं कि कृषि आधारित उद्योग क्या है, इसमें क्या क्या है, और जो आप लोग बोल रहे थे कि कैसे कैसे फूड पार्क वगैरह है, वो सब बता देंगे इसमें। तो कृषि आधारित उद्योग क्या होता है, बिहार में कृषि आधारित उद्योग क्यों हो सकता है, इस चीज को समझिए कि बिहार का जो है कि बहुत सारा एरिया कैसा है, मैदानी एरिया है, क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है खेती करने के लायक, मतलब ऐसा जमीन बहुत कम मिलता है जहाँ पथरीली भूमि वगैरह बहुत कम है ना बिहार में, मैदानी एरिया बहुत ज्यादा है जहाँ की खेती हो सकता है। गंगा के घाटी में खेती ही बहुत ज्यादा होता था, इसीलिए तो मगध साम्राज्य बहुत मजबूत था, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था सीधे सीधे कृषि पे निर्भर थी। उसमें कोई इंडस्ट्री वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं था, इसलिए हम लोग बहुत मजबूत थे। और जब इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट आया, कृषि कुछ बचा ही नहीं। आज के समय में देख रहे हैं क्या फकीर वाला हाल है बिहार का, ठीक है। तो इसलिए जो है कि कृषि आधारित उद्योगों का महत्व बिहार में स्वतः बढ़ जाता है, क्योंकि कृषि का क्षेत्रफल अधिक है, बिहार में मैदानी इलाके बहुत ज्यादा है। तो कृषि की किस किस तरीके के मतलब कि इंडस्ट्री यहाँ लग सकते हैं, तो एक तो फूड फूड प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो बहुत लग सकता है, कृषि आधारित उद्योग बहुत सारा लग सकता है। उसके बाद चावल मिल का उद्योग लग सकता है, चीनी मिल का उद्योग यहाँ पे लग सकता है, जूट और जो है कि जैसे पटसन हो गया, ये सब का उद्योग, सूती वस्त्र का उद्योग यहाँ पे लग सकता है, दाल मिल का उद्योग लग सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से कृषि आधारित कई कई सारे उद्योग लगाए जा सकते हैं यहाँ पे। खास प्रसंस्करण में जैसे कि फूड प्रोसेसिंग है। हाँ बोलिए सभी, इको खत्म हो गया, म्यूट करके रखे ना। खाद फूड प्रोसेसिंग यूनिट में किसका किसको प्रोसेसिंग कर पाएंगे, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, चावल हो गया, दूध हो गया, उसके बाद खाद तेल हो गया, मखाना हो गया, ये सब का। कुंदन म्यूट करके रखो। साउंड इको हो रही है सर। ये कुंदन बार बार माइक ऑन कर ले रहा है, ठीक है।
तो इस तरीके से जो है कि खाद्य प्रसंस्करण जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट होता है उसको आप लगा सकते हैं। अब बताइए कि कितना मतलब कि अभी तक में कुछ आंकड़ा पता है आपको कि कितना फूड प्रोसेसिंग यूनिट बिहार में लागू है? सर 208 एक तो अच्छा नहीं बताइए बताइए। छोटा छोटा फूड प्रोसेसिंग यूनिट है ना, 278 फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा हुआ है। इसमें प्राइवेट और सरकारी दोनों है। ठीक है, जैसे कि वो मकई से जो है कि कॉर्न बना लेना, वो होता है ना मकई का भुज्जा, वो भी फूड प्रोसेसिंग के तहत ही आता है। उसी तरीके के यूनिट है बिहार में, बहुत कोई मजबूत यूनिट नहीं है। इसमें जो मतलब आंकड़ा दिया गया, लेटेस्ट आंकड़ा है कि 48,404 लोग इसमें रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, और आने वाले समय में 278 इकाई को बढ़ा करके, फूड प्रोसेसिंग इकाई को बढ़ा करके 407 यूनिट करने की जरूरत है। अब देखिए मखाना के बारे में पहले जिक्र कर लेते हैं। नेशनल मखाना उद्योग है, जिसका कि संस्थापक मेरा ही दोस्त है। ठीक है, जाके सर्च कीजिएगा, मोहम्मद गुलफराज उसका नाम है, वो आपको पता चल जाएगा। वो अच्छा खासा मतलब मखाना का फैक्ट्री लगाया हुआ है, मोदी मखाना का नाम से और मौसम मखाना के नाम से बेचते रहता है, देखते हैं बढ़िया उसका चलता है। यहाँ से लेकर के वो दिल्ली उल्ली के मॉल वगैरह में भी मखाना का सप्लाई करता है, रोस्टेड मखाना निकालता है और यहाँ से दिल्ली तक जाता है। ठीक है, तो आते हैं, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत रहता है मखाना में, आपको पता है, जिसका कि खेती मुख्य रूप से जो है कि मधुबनी हो गया, दरभंगा हो गया, सीतामढ़ी हो गया, इन सब इलाकों में, कुछ कटिहार और पूर्णिया के क्षेत्रों में भी मखाना की खेती की जाती है। आपको पता है कि मखाना शोध संस्थान कहाँ पे है बिहार में, बताइए? दरभंगा दिल्ली गेट, दरभंगा दिल्ली गेट। दिल्ली गेट के पास है दरभंगा में, बस स्टैंड में वहीं चला गया है। हाँ दिल्ली गेट पे। दिल्ली गेट के पास। तो मखाना शोध संस्थान है दिल्ली गेट दरभंगा के पास है। ठीक है, और इसका जो है कि कई सारा जो है कि इसमें काम कर रहा है, और मखाना के क्षेत्र में बिहार बहुत अच्छा काम कर रहा है, और मखाना के प्रोसेसिंग में सरकार को और भी जो है कि काम करना चाहिए। एक तो मतलब कि ठीक जीआई टैग भी मिला है सर बिहार में, क्या बोले? मिथिला मखाना जीआई टैग भी शायद हाँ मिला है, और ऐसी मिथिला बात है, मखाना। जीआई टैग भी मिला हुआ है मिथिला मखाना के नाम से उसको। तो मखाना बहुत ही मतलब पौष्टिक होता है, बड़ा महंगा बिकता है भाई, वो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट तो बहुत रहता है उसमें। और उसके बाद देखिए, अब और भी जो है कि शोध संस्थान खुलने चाहिए, नहीं खुलने चाहिए, जैसे कि मुजफ्फरपुर, वैशाली, मोतिहारी, इन सब क्षेत्र में लीची भरपूर मात्रा में होता है, तो उसके आधारित जो है कि फूड प्रोसेसिंग सेंटर खुलना चाहिए, जो कि नहीं है। रोहतास और कैमूर के क्षेत्र से कोई है? रोहतास, कैमूर, ये सब क्षेत्र से कोई है? वहां पे अमरूद आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित है, कहीं देखे हो भाई? बोला जाता है कि भागलपुर में सिल्क सिटी है, और वो सपन सिल्क मिल जो है कि चालू है, चालू वालू नहीं है, बंद पड़ा हुआ है। यहाँ पे सिल्क का काम प्राइवेट स्तर पे ही होता है, इसलिए हमको ये डाउट हो रहा है कि जो ये नाथनगर में चालू है घर का देखो। नाथनगर में प्राइवेट स्तर पे है ना, सरकारी वाला नहीं है ना, सरकारी वाला तो यहाँ पे बरारी में है, चालू नहीं है। तो यही आपको लिखने के लिए लिख लीजिएगा, क्योंकि सरकारी आंकड़े में है इसका कि कैमूर और रोहतास में जो है कि अमरूद आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है। अब है कि नहीं है हमको पता नहीं। इसी तरीके से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग तरीके की सब्सिडी दी जाती है, जो इसका आंकड़ा आपको काम आएगा, जिससे कि जो कोल्ड स्टोरेज अगर कोई बनाते हैं उसको 5 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी दी जाती है। किसान कोल्ड स्टोरेज अगर कोई व्यक्ति बनाना चाहते हैं उसको 5 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। उसके बाद फूड पार्क योजना लाया गया था मुख्यमंत्री जी के द्वारा, जिसमें कि खगड़िया में, रोहतास में और उसके बाद बक्सर में फूड पार्क खोला गया है, मेगा फूड पार्क। फूड पार्क क्या होता है जानते हैं? क्या होता है फूड पार्क? ऐसे जगह जहाँ पर अलग अलग प्रकार के फूड का जो है अलग अलग स्टॉल, प्रोसेस्ड फूड का जो है अलग अलग स्टॉल होता है, जहाँ पर उसका भंडारण किया जाता है। एक तरह से इसको कहें तो सर वो जो है एक तरह से एक फैक्ट्री टाइप में, मार्केटिंग टाइप में वो होता है, जहाँ पर कि सारे देखो एक फूड पार्क बनेगा, उसमें जैसे कि क्या कहते हैं, केला का प्रसंस्करण हो रहा है, टमाटो का जो है कि वो टमाटर का केचप बना दिया जाएगा, आलू का जो है कि चिप्स बना लिया जाएगा, मक्का का भी जो है कि वो क्या कहते हैं ग्लूकोज बनता है, और मक्का का कॉर्न भी बनता है जो कि आपके सिनेमा हॉल में बिकते रहता है, पॉपकॉर्न, तो वो बना दिया जाएगा। तो फूड जब मेगा फूड पार्क यूनिट बनता है ना, उस यूनिट के अंतर्गत ही बहुत बड़ा फैक्ट्री टाइप का रहता है, उसमें ये सारा चीज फूड प्रोसेसिंग का सारा फैसिलिटी उपलब्ध रहेगा। इवन की जो मीट है, जो मछली है, उसका भी फूड प्रोसेसिंग करके वो क्या कहते हैं पैकेज्ड फूड, आजकल तो प्याज भी आता है तो वो पैकेज छिला हुआ काटा हुआ ही रहता है, एकदम पैकेट में किया हुआ रहता है, और वो नाइट्रोजन डाल करके उसको एकदम फ्रीजर करके रख दिया जाता है।
और सीधे जैसे कि प्रोसेस्ड फूड जो है, जो फास्ट फूड आपका कॉन्सेप्ट सुनते हैं, वो फास्ट फूड का मैक्सिमम जो रॉ मटेरियल है वो इसी फूड पार्क में तैयार होता है। तो इस तरीके के फूड पार्क खगड़िया में, रोहतास में और बक्सर में मेगा फूड पार्क स्थापना की गई है। ठीक है, और भी कई जगहों पे फूड पार्क खोलने की बात की गई है। जो व्यक्ति फूड पार्क लगाते हैं उसको कुल लागत का 30% सब्सिडी दिया जाता है। ये पूछा जाएगा आपको, मतलब लिखना पड़ेगा। तो 30% सब्सिडी दिया जाता है फूड पार्क योजना के तहत, और 50 करोड़ रुपए तक का अधिकतम जो है कि सब्सिडी इसमें दिया जाता है। ये हो गया फूड पार्क योजना। उसके बाद एक होता है कि साइलो गोदाम। जैसे गोदाम होता है, एक तो जनरल गोदाम होता है जो अपचय का गोदाम होता है, एक होता है साइलो गोदाम, वैसे जिसका कि बक्सर में और कई जगहों पे खोला गया है। साइलो गोदाम में क्या होता है, जो उस गोदाम में अगर आप मतलब कि रखते हैं, जैसे चावल रख लिया आप, या गेहूं रख लिया, या और भी कोई फसल रख लिया, तो उसमें पाराबैंगनी किरण और ना जाने कौन इंफ्रारेड वगैरह निकलते रहता है। तो उस गोदाम में अगर आप फसल को रख देते हैं तो कीड़ा लगने का जो है कि कोई चांस नहीं रहता है। उसको बोला जाता है साइलो गोदाम। वो भी बक्सर में जो है कि स्थापित किया गया है, साइलो गोदाम। ठीक है, ताकि किसान का फसल बहुत दिन तक रह सके। उसके बाद जो है कि एक समेकित विकास परियोजना लाया गया था। समेकित विकास योजना में क्या है कि बकरी पालन हो गया, उसके बाद कुक्कुट पालन हो गया, सुअर पालन हो गया, और कौन कौन सा पालन हो सकता है, जो भी आप जानते हैं जितना भी पालन। ठीक है, उसमें जो है कि 40% तक सब्सिडी दे दिया जाता था। और फिर चावल मिल जो होता है ना, उसके लिए भी जो है कि 2 करोड़ रुपए तक का सब्सिडाइज्ड ऋण का व्यवस्था किया गया। इसमें 2 करोड़ रुपए का सीधा सीधा सब्सिडी नहीं है, सब्सिडाइज्ड ऋण है, चावल मिल अगर कोई खोलना चाहता है तो। उसके बाद आइए चीनी उद्योग पे। क्यों? क्योंकि चीनी का जो है कि बिहार में बहुत सारा उद्योग है। कोई देखा है चीनी मिल? सर देखे हैं, लेकिन बहुत सारा बंद है। और अभी तो तेजस्वी यादव बोले भी थे कि पीएम जो एक कौन चीनी मिल पर बोले थे कि चीनी मिल जो है वो खुल जाएगा, तो उस पर तेजस्वी बोले कि हम भी यहीं पर हैं, वो भी यहीं पर हैं, खुल जाएगा तो हम देख लेंगे। अच्छा, बताते हैं क्या आंकड़े हैं। जी सर, ये चीनी मिल हसनपुर में भी है। क्या? यहाँ वारसिकगंज में भी है सर। हसनपुर में भी है चीनी मिल। पूरे बिहार में सर आजादी से पहले कुल मिला के 200 के आसपास चीनी मिल हाँ, था। बहुत चीनी मिल और आजादी के बाद जो है कुल मिला करके रह गया 41, और उसके बाद घटते घटते आज जो है कुल बिहार में कुल चीनी मिल जो है वो 13 रह गई है। 13 में भी जो है सभी संचालित नहीं है। उसमें भी सर ऐसा हाल है कि अभी 6 की 7 के आसपास जो है चीनी मिल संचालित है। वो भी आपका पूर्वी साइड में मोतिहारी हो गया, आपका उत्तर इधर पश्चिमी में बिहार में जो है कि चीनी मिल चालू है, दक्षिणी पश्चिमी बिहार का सारा चीनी मिल बंद है। मेरे घर के पास ही था लोहट चीनी मिल। सच्चाई आपको बता दें, इतना प्रोडक्शन होता था कि कहना नहीं। लेकिन जब लालू जी की सरकार आई, पता नहीं क्या हो गया उसको, रुग्ण अवस्था में पहुंच गया। आज बिक्री भी हो गया उसको, लेकिन अभी तक चालू नहीं हुआ। बात तो सही है सर, हसनपुर में जो है वो तो चालू है। कहाँ पे चालू है? वहाँ पे हसनपुर में, समस्तीपुर जिला हसनपुर। अच्छा, हसनपुर का भी सर एक कहानी है कि हसनपुर में इसलिए चालू हुआ क्या कि समस्तीपुर में जिस समय ललित नारायण मिश्रा थे, तो उन्होंने जो है इसके लिए बहुत काम किया था कि समस्तीपुर में जो है रेल लाने में भी उनका अहम योगदान, चीनी मिल लाने में भी अहम योगदान था उनका, कि नई चीनी मिल को जो है डेवलप किया जाए। लेकिन उनके जाने के बाद फिर कोई ऐसा नेता नहीं हुआ जो इस पर काम करे। और एक चीज और है कि हसनपुर में वो प्राइवेट है, गवर्नमेंटल नहीं है सर। बताते हैं आंकड़े। जो अभी सरकार का आंकड़ा है, जो 19 चीनी मिल है, जिसमें कि 11 सरकारी है और बच गया कितना, 8 प्राइवेट है चीनी मिल है। इसमें चालू कितना है किसी को पता नहीं है। कुछ चीनी मिल को 2011 में जो है कि HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को लीज पे दे दिया गया था। जैसे कि जो आपका ये पश्चिमी चंपारण बेतिया वाला जो चीनी मिल है, शायद वो उसी के लीज पे है। वहाँ चीनी का उत्पादन नहीं होता है, बल्कि एथेनॉल बनाया जाता है। ठीक है, तो चीनी मिल 2 तरीके से थे। एक दक्षिण पश्चिमी बिहार में, दक्षिण पश्चिमी बिहार में चीनी मिल की 8 इकाइयां थी, बड़ी बड़ी इकाइयां, जो कि पटना, गया, नवादा, भोजपुर, रोहतास में जो है कि संचालित होता था। ये लगभग सारे के सारे चीनी मिल बंद अवस्था में पड़े हुए हैं। शायद अगर एक आध को एक चालू होगा तो भगवान भरोसे है। 20 चीनी मिल जो है कि उत्तर पश्चिमी बिहार में था। उत्तर पश्चिमी बिहार में क्यों था उसका भी कारण बताते हैं। जिसका कि 20 चीनी मिल का इकाई जो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण, सिवान, दरभंगा, वैशाली, गोपालगंज और समस्तीपुर के क्षेत्रों में था। इसका देखो, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण का जो क्षेत्र है, यहाँ पे चीनी मिल होने का कारण है यहाँ की मिट्टियां जो है जलोढ़ मिट्टी है,
आपको पता है कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पे जो है कि उष्ण आर्द्र जलवायु है और सिंचाई की सुविधा हेतु जो है कि नहर और नलकूप का भी प्रबंधन है और सघन श्रम जो है कि यहाँ पे ठीक-ठाक तरीके से अवेलेबल है और इसकी मिट्टी जो है खास करके वहाँ पे काफ़ी गन्ना होता है। पश्चिमी चंपारण जिले में और पूर्वी चंपारण में जिले में भी बहुत गन्ना होता है। आज के समय में भी बहुत गन्ना उगाया जाता है। तो उस क्षेत्र में एकाध चीनी मिल है जो है कि चालू है और मैक्सिमम चीनी मिलों का हालात ये है कि वहाँ चीनी नहीं बनता है, उसका जो है कि गन्ना का इथेनॉल बना लिया जा रहा है। आज के समय में हालात ये है। चीनी उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान अभी भी 5वां है, पता नहीं कैसे है 5वां, ठीक है। तो ये हालात हमारे चीनी मिल का है। चीनी के साथ-साथ जो है कि बिहार में और भी औद्योगिक प्रदेश खोले गए हैं। आपको पता होगा कि बरौनी औद्योगिक प्रक्षेप बिहार में 6 औद्योगिक प्रदेश हैं, जो इंडस्ट्रियल इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंडस्ट्रियल एरिया सर, इंडस्ट्रियल एरिया है वो। 6 इंडस्ट्रियल एरिया है। बरौनी इंडस्ट्रियल एरिया है, उसके बाद सोन घाटी इंडस्ट्रियल एरिया है, दक्षिणी पश्चिमी बिहार इंडस्ट्रियल एरिया पटना में है, सोन घाटी इंडस्ट्रियल एरिया कैमूर में है, दक्षिणी पूर्वी बिहार इंडस्ट्रियल एरिया मुंगेर में है आपका, उसके बाद गया गुरारू इंडस्ट्रियल एरिया गया में है। ये गुरारू किधर है जी? गया के क्षेत्र में ही होगा कोई जगह। उसके बाद उत्तर पश्चिमी गंगा मैदान इंडस्ट्रियल एरिया जो है कि ये आपका चंपारण जिले में अवस्थित है। उसके बाद जो है कि बिहार सरकार ने और भी कुछ उद्योगों पे काम किया है, जैसे कि कृषि से संबंधित उद्योग का बात कर रहे थे। तो कृषि से संबंधित उद्योग में एक तो चीनी का उद्योग हो गया, उसके बाद वस्त्र का भी उद्योग तो है, जो कपास, जूट, पटसन ये सब होता है, ये वस्त्र का भी उद्योग है। तो ये भी थोड़ा-थोड़ा काम करता है, जैसे कि जूट के थैली का निर्माण जो है, उसके बाद जूट से जो कुछ आंतरिक सजावटी सामान बनता है, वो पूर्णिया और कटिहार में जो है कि बनता है। उसके बाद फिर सजावटी कपड़ा हो गया, उसके बाद निर्यात हेतु जो है कि रेशमी और सूती कपड़ा बनाया जाता है। पता है आपको भागलपुर का जितना भी कपड़ा होता है वो मैक्सिमम एक्सपोर्ट हो जाता है। भागलपुर के लोग भी सिल्क के कपड़े को नहीं पहन पाते हैं। एक तो वो खरीदने में बहुत महंगा होता है, दूसरा उसका मेंटेनेंस बहुत हाई होता है। सिल्क का कुर्ता सिलवा लीजिएगा तो एकदम बहुत पतला रहता है और पहनने में बड़ा सॉफ्ट लगता है, लेकिन एक बार पहनिए, फिर धोइए, फिर प्रेस कीजिए, फिर पहनिए, तब नवाब साहब की तरह लगेंगे। जो ओरिजिनल सिल्क होता है यहाँ से ब्रिटेन तक जो है कि एक्सपोर्ट किया जाता है। मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा हो जाता है सर। हाँ, मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत है वो सिल्क का। इसके लिए बिहार में जो है कि बिहार राज्य ऊन भेड़ संघ बनाया गया है एक, ये नाम याद रखिएगा, बिहार राज्य ऊन भेड़ संघ बनाया गया है वस्त्र उद्योग के लिए, और बिहार राज्य हस्तकरघा सहकारी संघ, 2 संघ भी बनाए गए हैं। इसमें जो है कि इस हथकरघा संघ में जो है कि 1.3 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला हुआ है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से। इसका जो आपका क्या कहते हैं, रेशम का जो कपड़ा होता है, जो सिल्क सिटी कहलाता है भागलपुर, यहाँ पे बहुत ज्यादा है। जो गया में है वहाँ पे सूती कपड़ा का काम बहुत होता है। जो ईरी रेशम है, इसका उत्पादन पूर्णिया जिले में होता है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो है कि बनारसी साड़ी और ऊनी कालीन, इसका भी कुछ यूनिट है जो है कि आपका कैमूर भभुआ के क्षेत्र में है। उसके बाद महिलाओं के पोशाक के सामान जो है कि नवादा डिस्ट्रिक्ट में बनाए जाते हैं। ये पता नहीं बनता है कि नहीं बनता है, मुझे नहीं पता, ये लिखा हुआ है तो हम लोगों को जानना है। क्योंकि बहुत सारा चीज तो ऐसा है कि जैसे सीमेंट उद्योग में है, बहुत सारा सीमेंट उद्योग बंद पड़ा हुआ है, लेकिन नाम लिखा हुआ है कि ये सब है। जैसे कि वो रेलवे का जो है आपका उद्योग है, क्या कहते हैं, ये मोकामा में भी एक रेलवे का कुछ था, हाँ, भारत बैगन और इंजीनियरिंग लिमिटेड, ये मोकामा, ये बंद है जी। ये बंद पड़ा है, ठीक है। तो कृषि आधारित हम लोग देख रहे थे, तो कृषि आधारित जो है कि ये सारा चित्र है, ये ऊनी कंबल, ऊनी कालीन और साड़ियाँ, ये औरंगाबाद के क्षेत्र में जो है कि इससे उत्पादन होता है, ये औरंगाबाद के क्षेत्र में है। महिलाओं के पोशाक संबंधित सामान जो है कि नवादा में बनाए जाते हैं। सूती कपड़ा हो गया, महीन धागा हो गया, धोती हो गया, इसका निर्माण जो है कि गया में भी होता है, दरभंगा में भी होता है और सीतामढ़ी में भी होता है, ठीक है। जो लोग उस क्षेत्र से हैं बताएंगे होता है कि नहीं होता है। धोती वाला सही है सर। होता है, हाँ, गया में है, बट कमीज वाला नवादा में नहीं, हम भी पढ़े थे तो शौक लगे कि कहाँ बनता है, बट यहाँ सर ऐसा एक नहीं। एक सर जो है शायद ये लॉकडाउन पीरियड में मोतिहारी में शायद जो है इसका कुछ जो है वस्त्र अरे उद्योग लगा था मैं वहाँ ऐसे पे। में बटन उद्योग का मतलब कि कुछ खोला गया था।
जी सर, इसलिए पूछ रहे थे। हम्म। मोतिहारी में भी सर, रोहतास में भी, और एक और जिला था सर, पूर्णिया सर, पूर्णिया में भी। हम्म। ये क्या? 3 जगह सर सुने थे कि जो ये वस्त्र उद्योग में काली जो है ये हथकरघा से रिलेटेड जो है उसको खोले गए थे उस समय, और मोतिहारी के डीएम को सम्मानित भी किया गया था। जो महेसी वाला क्षेत्र है ना मोतिहारी में, चर्म उद्योग से शायद जी हुआ सर। था। उसमें जो है कि बटन का जो कारखाना है वो ठीक ठाक तरीके से अभी भी चलता है। वो कोरोना के काल में उसको बढ़ाया गया था, मतलब काम करने के लिए दिया गया था। बाद बाकी तो होता है कि वही कि आपको पता है कि उसमें खोल दिया गया, फिर कोई रख रखाव नहीं है, खत्म हो जाता है काम। ठीक है, तो सूती वस्त्र के लिए जो है कि और भी कुछ कदम उठाए गए हैं, उसको देख लेते हैं। कि 2016-17 में मुख्यमंत्री कोसी मलबरी योजना आरंभ किया गया था। कोसी मलबरी आप समझते हैं कि कोसी के क्षेत्र में मलबरी एक रेशम का ही मतलब कि क्या होता है, प्रकार है। आपको पता होना चाहिए कि ईरी हो गया, मलबरी हो गया, ये सब सारा का सारा है। तो इसके अंतर्गत कुछ जिलों को लाया गया था, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, सुपौल। नाम ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री कोसी मलबरी योजना 2016-17 में ये लाया गया था इस योजना को। इसके अंतर्गत कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा इत्यादि जिलों में मलबरी विकास कार्यक्रम चलाया गया था। इस योजना के तहत जो धागा बनता था, सिल्क का धागा, उसका ब्रांड का नाम था कौशिकी। वो कौशिकी नाम के ब्रांड से जो है कि बनाया जाता था। ठीक है, ये सब लिखने में काम आएगा इसलिए हम बता दे रहे हैं। ठीक है, और भागलपुर में रेशम उद्योग है ही, सिल्क सिटी है। सिल्क का जो मतलब कि स्वप्न सिल्क मिल्क नाम है, सिल्क मिल नाम है, वो बरारी भागलपुर में अवस्थित है। लेकिन जो 0 माइल बरारी में है वो बंद पड़ा हुआ है। और एक सिल्क का जो है कि इंस्टीट्यूट भी है भागलपुर में, वो नाथनगर के क्षेत्र में है, और वो भी बंद ही अवस्था में है शायद। इस बार उसमें बोल रहा था कि निफ्ट वाला जो कॉलेज है उसमें खोला जाएगा, बट कुछ हुआ नहीं है अभी तक। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ कागज आधारित उद्योग भी हैं जो कि आपके कृषि से संबंधित हैं। तो कागज आधारित उद्योग में आपको पता होना चाहिए कि डालमिया नगर, समस्तीपुर के जितवारपुर में जो है कि है कुछ कागज का कारखाना। उसके बाद जो है कि कागज यहाँ से डालमिया नगर से और समस्तीपुर के जितवारपुर से कागज, कागज का लुगदी, उसके बाद की जो है कागज का टिश्यू पेपर होता है, उसके बाद फिर जो है कि वो प्रिंटिंग पेपर होता है, टिकट का बोर्ड होता है, स्लैम्प बोर्ड होता है, और लुगदी का उत्पादन करके भेजा जाता है। आपको पता होना चाहिए कि ठाकुर पेपर मिल्स जो है ये समस्तीपुर में अवस्थित है, जो शायद चालू अवस्था में है। और अशोक पेपर मिल ये दरभंगा में है, ये बंद अवस्था में है, यहाँ तो जाके हम देखे थे। ठीक है, इसके बाद जो है कि लकड़ी और जो है कि प्लाईवुड उद्योग भी कुछ है बिहार में। एशियन प्लाईवुड इंडस्ट्री हाजीपुर में है। और कृषि से संबंधित एक और उद्योग है जो कि आपका यहाँ पे है, आईटीसी का कारखाना जो है कि मुंगेर के दीवालपुर में है, जो सिगरेट का कारखाना है, जो तंबाकू आधारित कारखाना है। ये सारे के सारे कृषि से संबंधित कुछ उद्योग जो है कि बिहार में लगाए गए हैं। ठीक है, और भी कुछ उद्योग है, जैसे किशनगंज में चाय उद्योग है, लखीसराय में सिंदूर उद्योग है, कटिहार में दिया सलाई उद्योग है, छपरा में रेल पहिया का कारखाना है, सिवान और बिहटा में बर्तन उद्योग है, जमालपुर में रेल इंजन मरम्मत का कारखाना है, फतुहा में बिहार स्कूटर्स लिमिटेड है, मधेपुरा में स्लीपर का कारखाना है, मुंगेर में बंदूक कारखाना है, उसके बाद कांटी मुजफ्फरपुर में ताप बिजली घर है आपके पास, मैसी में बताएं जो है कि बटन उद्योग है, पूर्णिया में जो है कि जूट उद्योग है। उसके बाद देखते हैं आप लोग कितना बीपीएससी का तैयारी किए हैं, थोड़ा सा टेस्ट ले लें। तो बताइए कि भारत बैगन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ है? तो बताइए भाई, भारत बैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ है? सर ये मोकामा में। हाँ, मोकामा में है। कृति ठीक बोल रही है, ममता ठीक बोल रही है। उसके बाद बताइए, रेल पहिया कारखाना कहाँ है? ये तो बेला है सर। बेला हाँ छपरा जी, में है। हाँ छपरा से। बेला। हाँ, छपरा में, हाजीपुर में नहीं है, अच्छा, छपरा में है, बेला में। उसके बाद बताइएगा, नेशनल जूट मैन्युफैक्चरिंग मिल कहाँ पे है? किशनगंज में। नहीं, नहीं मुझे जूट का काम भागलपुर। किशनगंज में नहीं होता है। जूट ये सर किशनगंज में भागलपुर। चाय का काम होता है। भागलपुर सर। जी। नहीं जी, भागल नहीं नहीं, जूट तो होता ही नहीं भागलपुर में। जूट ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग मिल कटिहार में है। कटिहार। ठीक है, उसका कैरेज कैरेज रिपेयरिंग रेल वर्कशॉप ये कहाँ है? हाँ भाई बताओ। कैरेज बरौनी सर।
नहीं, बरौनी में नहीं है। कैरेज रिपेयरिंग रेल वर्कशॉप पटुआ में है क्या? नहीं है पटवा में। पटुआ नहीं है पटवा में। जमालपुर सर, जमालपुर तो नहीं वर्कशॉप है। ये जमालपुर में नहीं है। जमालपुर तो रेल इंजन का है। रेल इंजन कारखाना जमालपुर में है। ये हरनौत नालंदा में है। हरनौत नालंदा। ठीक है, हाँ उसके बाद सर, बताइए। हाँ। फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ये कहाँ है? बरौनी। बरौनी में है। सर बरौनी में सर, UR करके है, URSPL करके। हाँ, फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। URL ठीक है, क्लासान लिमिटेड। उसके बाद डीजल एवं इलेक्ट्रॉनिक इंजन कारखाना ये कहाँ है? डीजल और जमालपुर होगा सर। नहीं ये हाजीपुर से। मधेपुरा। नहीं नहीं, मधेपुरा में नहीं। वहां पे मधेपुरा में देखिए, जो मधेपुरा वाला बता रहे हैं ना, देखिए इसमें है रेलवे विद्युत इंजन कारखाना, जो वैग 12 बनाया गया था, जो बहुत शक्तिशाली इंजन था, वो मधेपुरा में बना था। और डीजल वहां पे सिर्फ रेलवे विद्युत इंजीनियरिंग कारखाना है, इंजन कारखाना है। और डीजल और इलेक्ट्रॉनिक दोनों मिला करके जो है ये मड़ौरा छपड़ा में है। ठीक है, छपरा में। रेल पहिया कारखाना ये कहाँ है? पहिया तो सर बेला। बेला में छपरा बेला में। में सर अभी। ये सारा का सारा लालू यादव जी का योगदान है। उन्होंने रेल मंत्री रहते हुए ये सारा का सारा जो है कि दे दिया था। और जब एक बार घोषणा हो जाता है बन ही जाता है, आपको पता ही होना चाहिए। तो ये वाला तो मधेपुरा वाला स्टार्ट हो गया है, और ये डीजल वाला भी शायद मड़ौरा छपरा वाला जो है ये भी स्टार्ट करने का काम चल गया है। और रेल पहिया कारखाना का पता नहीं क्या स्टेटस है, लेकिन वो भी बन रहा है वहाँ पे। ठीक है, तो और भी कुछ कारखाने हैं, जैसे कि आप बताइए। हाँ, पायराइट फास्फेट का कारखाना है एक बिहार में, कहाँ पे है? रोहतास। पायराइट पायराइट। फास्फेट। रोहतास। हम्म, रोहतास है। हाँ रोहतास में है। जी। उसके बाद बताइए, बिहार इंसेक्लाइड लिमिटेड ये कहाँ पे है? फिर से सर एक बार। बिहार इंसेक्लाइट लिमिटेड। ये भी सर रोहतास ही होगा सर। नहीं, ये पटना में है। 1982 से है, पता नहीं इसमें क्या बनता है। ये क्या होता है? ये भाई हमें हम भी भी पता तो नहीं है, ये खोज के बताएंगे कल क्या होता है। उसके बाद श्री सीमेंट का कारखाना कहाँ पे है? सर ये डालमिया नगर हाँ। गया क्या? डालमिया नगर डालमिया नगर किस जिला में है जी? गया वो तो झारखंड में है। नहीं नहीं। सर। नहीं, बिहार गया में है। गया सर, गया। गया तो डालमिया गया। ये श्री सीमेंट का कारखाना जो है ना आपका औरंगाबाद में है। सर औरंगाबाद। बाउंड्री लाइन पे हो गया एक तरह से, क्या? गया औरंगाबाद। नहीं नहीं। हाँ, ये बात तो सही है कि तुम्हारा बाउंड्री लाइन आ जाता है। उसके बाद बताओ, क्या कहता है, पोर्टलैंड सीमेंट का कारखाना जो है कि कल्याणपुर सीमेंट उद्योग, ये कहाँ पे है? झारखंड। नहीं, नहीं सारा नहीं, बिहार का बात कर रहे हैं। कल्याणपुर समस्तीपुर में होगा सर। कल्याणपुर तो सर समस्तीपुर में है। हाँ, कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड समस्तीपुर के इधर। समस्तीपुर में है। समस्तीपुर में सीमेंट का कारखाना है जी? नहीं, कल्याणपुर तो समस्तीपुर में है। नहीं, कल्याणपुर सीमेंट बता रहे हैं, मैडम वो पूछ रहे हैं कल्याणपुर सीमेंट। आरा का सर। नहीं जी, आरा में क्यों होगा, दिमाग लगाना। कैमूर और रोहतास के आसपास में सीमेंट का बस कारखाना है। जो झारखंड से जो टच करता है ना, वहीं पे कहीं पे होगा, क्योंकि उधर ही चूना पत्थर वगैरह मिलता चूना है। पत्थर दो ही तो जगह वो मिलता ही है, सीमेंट कैमूर और रोहतास के क्षेत्र में। तो यही जो है कि जी, तो बंजारी, वहीं पे वो लगेगा रोहतास सीमेंट का रोहतास फैक्ट्री जिला उधर में ही। बंजारी एक जगह है, वहीं पे है। ठीक है, जी इको जी। सीमेंट कारखाना कहाँ पे है? वहीं पर सर। नहीं तो नहीं रोहतास। जी, भभुआ में है। क्या सर? कैमूर भभुआ वही हाँ हो हाँ, गया वही सर। कैमूर भभुआ में है। रोहतास अलग डिस्ट्रिक्ट है, कैमूर कैमूर। भभुआ जी। लगे। कैमूर अलग है, ये पता होना चाहिए। और ये बताओ, एशियन प्लाईवुड इंडस्ट्री ये कहाँ पे है? प्लाईवुड है सर, तो ये ज्यादा जंगल जहाँ है पश्चिमी चंपारण के आसपास, मोतिहारी। तो ये तो हाजीपुर में है ना? सही बोल रहे हैं, हाजीपुर में। हाजीपुर सॉरी। ठीक है,
पायराइट आपका देखिए मतलब कि जो चूना पत्थर है ना वो रोहतास और कैमूर की पहाड़ी में ही पाया जाता है। इसलिए जब भी क्या कहते हैं सीमेंट से संबंधित उद्योग हो, इस्पात से संबंधित उद्योग हो, ये वहीं पे मिलने वाला है, क्योंकि चूना पत्थर सीमेंट का मुख्य मतलब कि वो कच्चा माल है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि बिहार में कुछ और भी कारखाने हैं, जैसे कि बताइए कि ये कुछ ये भी है ना ताप प्रमुख केंद्र है जी, जैसे बाढ़ वाला ताप विद्युत संयंत्र कहाँ पे है? बाढ़ ही है सर, बाढ़ जिला, कौन बाढ़ से बाढ़ जिला कब से हो गया जी? जिला नहीं सर, पटना जिला के सर बाढ़ जिला भी है एक। बाढ़ जिला बनने वाला, कहाँ से हो गया? कौन सा अभी बनने वाला, बना नहीं बनने है। वाला है जी? वैसे तो नगछिया भी बनने वाला है, तो जिला हो तो नहीं ना गया, पटना में है वो। पटना में है। ठीक है, उसके बाद बताओ ककवारा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट ये कहाँ पे है? ककवारा, जगह का नाम भी पता होगा तो ही बता सर दोगे। भागलपुर, सर भागलपुर। अरे ककवारा बांका में है यार। बांका, बांका। सॉरी सर, भाषा बांका में है वो। नवीनगर ताप विद्युत परियोजना कहाँ पे है? औरंगाबाद सर। ये औरंगाबाद में है। उसके बाद बताओ कांटी विद्युत उत्पादन लिमिटेड। काटी मुजफ्फरपुर सर। मुजफ्फरपुर। हाँ कांटी मुजफ्फरपुर में है। उसके बाद ये आपका जो है कि कई सारा इंडस्ट्री है। उसके बाद भी कुछ और भी ये है आपका क्या कहते हैं जल विद्युत परियोजना भी है। जैसे बताओ जो क्या कहते हैं डेलबाग लघु जल विद्युत परियोजना ये कहाँ पे है? कौन सा सर? डेलबाग लघु विद्युत जल परियोजना। आपको पता होना चाहिए कि बिहार में 13 जल विद्युत परियोजना है, जिससे कि 54.3 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। ये सारा का सारा आंकड़ा दिया हुआ है आपके अथी में, क्या कहते हैं इकोनॉमिक सर्वे में, सबका नाम भी लिख के दिया गया था। तो कुछ जो है कि बड़े जल विद्युत परियोजना है, बाद बाकी जो है कि छोटे जल विद्युत परियोजना है। डेलबाग लघु जल विद्युत परियोजना रोहतास में है। ठीक है, उसके बाद बताओ कोसी जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है? कोसी बैराज है ना जी? जैसे कोसी बैराज कहाँ पे है? कोसी सर ये बैराज हनुमान नगर में है। सुपौल। सही है, सुपौल हाँ। हनुमान है। हनुमान नगर। उसके बाद बताओ नासिरगंज लघु जल विद्युत परियोजना। ये तो रोहतास है। हाँ हाँ रोहतास सही बोल रहा है। उसके बाद बताओ क्या कहता है बेलसार लघु जल विद्युत परियोजना। बेलसार अरवल जिला सर। अलवर जिला। उसके बाद सिरखंडी लघु जल विद्युत परियोजना। रोहतास सर, रोहतास। हाँ सही बता रहा है कोई, रोहतास जो भी बोल रहा है। उसके बाद बताओ बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड। पटना में है। फतुहा में, पटना में, सही बात है। उसके बाद बताओ क्या कहता है बिहार स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये कहाँ पे है? पटना। पटना ही होगा सर। बिहार स्टेट सपन सिल्क ये कहाँ पे है? ये इसका है सर, इसमें भागलपुर। भागलपुर में। उसके बाद बिहार स्टेट डेयरी कॉर्पोरेशन लिमिटेड। डेयरी ये तो पटना ही सर, डेयरी तो पटना। ये गर्भू चक जो है ना यहाँ पे, गर्भू चक सर ये भी भागलपुर ही होगा। डेयरी वाला पटना में है। सुधा डेयरी हो गया ना, सुधा डेयरी वो क्या कहते हो तुमको हर डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगा जी, बहुत डिस्ट्रिक्ट में सुधा डेयरी। नहीं जैसे ओवरऑल में सर वो मेन ब्रांच हुआ ना, मतलब एक तरह से। हाँ यही मतलब बड़ा पैमाने पे है, मतलब कुछ रिसर्च हुआ चाहे ये भागलपुर वाला बड़ा पैमाने पे है। उसके बाद बताओ बिहार स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। बेतिया सर, बेतिया या मोतिहारी? नहीं है, बेतिया में नहीं। फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कहाँ हो सकता है, दिमाग लगा। पटना होगा सर। वाल्मीकि नगर सर। सर मुजफ्फरपुर। पश्चिमी चंपारण। नहीं, पटना में है। अरे एक बताओ बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। पटना ही होगा सर। ये वाला तो पढ़ते थे ना बचपन में, जी सर। बिहार से बीटीसी का जो किताब आता था इसी से आता था।
और बताइए, जैसे कि आपका क्या कहते हैं कि बियाडा जो है, इसका स्थापना कब किया गया था? किसका सर? बियाडा, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, बियाडा भूमि देता है ना, ये भूमि देने का काम करता है बियाडा। 1984 में सो 90 कितना? 84 74 84 1974 में बनाया गया था इसको। और उसके बाद अच्छा, हवाई अड्डा कितना को याद है, बताओ भाई। 4 है सर। चूनापुर हवाई अड्डा कहाँ है? चूनापुर ये इसमें सर क्या ये पटना। बीपीएससी का तैयारी का हालत खराब है भाई। पता नहीं सर। पटना तो जयप्रकाश है। पटना में जयप्रकाश नारायण है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अंतर्राष्ट्रीय हो गया सर ये। गया और और पटना ये वाला मतलब अंतर्राष्ट्रीय घरेलू बोला ही है। जाता है दोनों। है नहीं लेकिन बोला जाता है। हाँ, ये इसका सर बोध गया चूनापुर हवाई अड्डा बताओ। सर फिर से चूनापुर हवाई अड्डा कहाँ है? पूर्णिया में है। दरभंगा में तो वो विद्यापति एयरपोर्ट है। विद्यापति है, विद्यापति है। जो डोमेस्टिक है, विद्यापति एयरपोर्ट डोमेस्टिक है सर। फताही एयरपोर्ट कहाँ पे है? हताही बताओ, कम से कम जो डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं आपको नाम पता होना चाहिए। फताही हवाई अड्डा कहाँ है? हताही 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 फताही फताही हताही। अरे फताही वाला जो है वहाँ चालू वालू नहीं है, ऐसा ही है, खाली जमीन है। मुजफ्फरपुर में फताही, मुजफ्फरपुर से है कोई, वही है ये फताही एयरपोर्ट। उसके बाद बताइए, जोगबनी हवाई अड्डा ये कहाँ है? मुजफ्फरपुर के लिए है, कोई चालू नहीं है। मुजफ्फरपुर। जोगबनी मुजफ्फरपुर कौन बोल रहा है? जब फताही हम बता दिए, एक डिस्ट्रिक्ट में एक एयरपोर्ट के अलावा दूसरा एयरपोर्ट नहीं होगा, तो फिर जोगबनी। अररिया है, अररिया। हाँ, अररिया कौन बोल रहा है? सही बोल रहा है, जोगबनी तो अररिया। चालू रूप में कौन कौन सा एयरपोर्ट है? अरे चालू रूप में एक तो पटना वाला है, एक तो गया वाला है, एक तो पूर्णिया से थोड़ा बहुत ये चुनापुर हवाई अड्डा से उड़ता था, बीच बीच में वो बंदे रहता है। उसके बाद तो कहीं नहीं है। मतलब अभी तक मतलब एक तरह से डेवलपमेंट में नहीं। हाँ, भागलपुर में भी बोला है तो बनाएंगे। भागल में बन रहा है सर, 0 माइल तरफ। 0 माइल नहीं, गोराडी के क्षेत्र में बनेगा वो। हाँ सर, बन रहा है रोडवे के किनारे जो है। क्या? हाँ, दरभंगा वाला चालू है जी। हाँ, दरभंगा वाला चालू है और अच्छा वो मतलब कि प्रोग्रेस में दरभंगा वाला एयरपोर्ट, विद्यापति एयरपोर्ट है वो दरभंगा में, वो चालू है। दरभंगा बोला तो कोई एक रिकॉर्ड भी तो बनाया था। दरभंगा वाला सही है, वो बहुत उसमें मतलब कि यात्री आता जाता है। सर एक नालंदा का भी है सर कि चालू कहाँ से आया? चालू नहीं सर, लेकिन वो भी है। तो लालू जी जिस समय मुख्यमंत्री थे ना, तो सब जगह हवाई अड्डा का जमीन था। जमालपुर में हवाई अड्डा का जमीन है, तो तुमको हर जिला में मिल जाएगा हवाई अड्डा का जमीन। भागलपुर वाला हवाई अड्डा 1974 तक चलता था, फिर बंद हो गया। यहाँ से विमान दरभंगा वाला चल रहा है अभी। हाँ, दरभंगा वाला चल रहा है, दरभंगा वाला चल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग जो है डेली कुछ ना कुछ फैक्ट पढ़िए, ये सब जरूर आपको काम आएगा। आपको पता है कि नागिनट्टी पक्षी अभ्यारण्य को जो है कि बिहार में इसको रामसर साइट का दर्जा मिल गया है। बिहार में 3 रामसर साइट हो गया है। ठीक है, एक तो सर कांवर ताल, एक कांवर ताल जो कि आपका यहाँ पे था ना बेगूसराय में, और नागिनट्टी पक्षी अभ्यारण्य जमुई में जो है उसको भी मिल गया है ना, परसों का ये न्यूज है। कांवरताल गए हुए हैं सर घूमने के लिए बेगूसराय। तो कुछ है ही नहीं यार, कुछ नहीं ऐसा ही एक तो दलदल क्षेत्र है और तो कुछ है नहीं। कांवरताल चर्चा में भी है सर, सूख रहा है वो। हाँ, उसमें सुखाड़ हो रहा है। सूख रहा है, सूखेगा ही तो चर्चा में आएगा। बिहार के बाघ जनगणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार बिहार में कितना बाघ है? 2022 का है, 18 वाला नहीं, 2022 का बाघ गणना रिपोर्ट। बिहार में शायद 29 या 30 है सर। 54 54 54।
54 भाग गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार। ये कुछ फैक्ट जो है ना याद करते रहिए, काहे कि पीटी में काम आएगा। ठीक है, बहुत लेट हो गया। हाँ बोलो। 52 से 54 हो गया सर। 54 है। पहले 2018 में 31 था, 52 नहीं था, 31 था। अब बढ़ के जो है कि हो गया आपका। आपको पता होगा कि एशिया का सबसे बड़ा गैंडा प्रजनन क्षेत्र भी है बिहार में। कहाँ पे है बताओ? वाल्मीकि नगर। गैंडा प्रजनन क्षेत्र एशिया का सबसे बड़ा मतलब कि ये केंद्र है। पश्चिमी चंपारण सर। पश्चिमी चंपारण नहीं। और बताओ, संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? तो पटना में ही है सर। हाँ तो उसी में है। वो एशिया का सबसे बड़ा गैंडा प्रजनन केंद्र है। मतलब ये जो चिड़ियाखाना है ये हाँ चिड़ियाखाना के अंतर्गत ही। हाँ 5 तो गेंडा ही है। 5 ही गैंडा है, तुम जाके देखे हो? पानी में रहता है सर सब। पहले गए थे सर तो देखे थे। होगा कुछ संख्या बड़ा होगा तभी तो। उसके बाद बिहार में कुछ मतलब कि बौद्ध सर्किट है, जैन सर्किट है, रामायण सर्किट है, सिख सर्किट है, सूफी सर्किट है, इको सर्किट है। ये सब पता है कहाँ कहाँ है, मतलब इसके तहत किस किस क्षेत्र को लिया गया है। जैसे बताओ सुजातागढ़ स्तूप ये कहाँ है? गया में। और उसके बाद केसरिया स्तूप पश्चिमी चंपारण। गलत। पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण सर। पूर्वी चंपारण। अशोक स्तंभ कहाँ है? तो गया में सर। अरे बिहार का पूछ रहे हैं तो सारनाथ जा रहे हैं। लौरिया अरे राज और ये सब। अशोक स्तंभ वैशाली वाला है। राजगीर सर, राजगीर। नहीं, राजगीर में आपका क्या कहते नहीं है अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ वैशाली में। ठीक है। बुद्ध विश्व शांति स्तूप जो है ये राजगीर में बनाया गया है। ठीक है। जल मंदिर कहाँ है? जल मंदिर पावापुरी सर। और जैन मंदिर? जैन मंदिर भी शायद पावेपुरी राजगीर में ही होगा हमको। जैन मंदिर दिगंबर या दिगंबर जैन मंदिर। बांका देखो जैन मंदिर कई सारे वैशाली है क्या सर? हाँ सही बात है। कुंडल ग्राम वैशाली में भी एक जैन मंदिर है। एक कुंडलपुर नालंदा में भी जैन मंदिर है। एक लछुआर जमुई में भी जैन मंदिर है। और दिगंबर जैन मंदिर सुल्तानगंज भागलपुर में भी। और एक जैन मंदिर दिगंबर जैन मंदिर एक तो समस्तीपुर में भी है। हाँ। तो जैन मंदिर कई सारा है। वो जैन सर्किट के अंतर्गत 12 में तीर्थंकर वासुपूज्य और 14 में तीर्थंकर महावीर स्वामी का जो है कि पवित्र जन्म स्थली है ना बिहार। कहाँ हुआ था जन्म महावीर स्वामी? एगो भागलपुर में सर है, मंडार हिल पर। मंदार हिल गया में है तो सॉरी बांका में है तो भागलपुर में कैसे उसको जोड़ लेगा जी? तो बांका पड़ता है सर। बताओ मंदार हिल बांका में है। मंदार गए थे घूमने वहाँ तो दोनों है, हिंदू और जैन दोनों है सर। बताओ अजमर शरीफ ये कहाँ पे है? अमझर शरीफ का दरगाह पटना में। ये तो औरंगाबाद में पड़ेगा सर। औरंगाबाद में है। ठीक है। गए हैं सर, वहाँ गए हैं औरंगाबाद में। गया घूमने के लिए। जी सर बहुत भीड़ रहता है सर। उस तरह का जो रोग होता है ना सर, क्या उसको बोलते हैं, भूत के बारे में तो वो बहुत भीड़ लगता है सर। मतलब जोक टोटमा टाइप पे। वैसा कुछ जी। अरे देखो बताते हैं कुछ दुआ लगता है सर। जैसे कुछ दुआ अगर मांगने पे वो विशेष पूरा होता है एक तरह से। और वैसा एक मंदिर दरभंगा में भी है जो कौन सा है यहाँ पे? मनोकामना मंदिर। उसमें जाके सर लेकिन एक बात सर, यूनिवर्सिटी के अंदर में है। हाँ यूनिवर्सिटी के अंदर में उसमें जाते